कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। एक कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूं और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि जब वो आएगा इस माइक पर तो आपको हंसा हंसा के लोट-पोट कर देगा। वो इतना दम रखता है, रात भर एक प्रोग्राम में जागा और उसके बाद दिन भर कार लेकर के भागा, तब जाकर के यहां तक पहुंचा है। ऐसा हमारा इंदौर का देश का प्रसिद्ध हास्य का हस्ताक्षर अतुल ज्वाला, जोरदार तालियां बजा करके और अतुल ज्वाला का। जैन साहब ने बढ़िया कविता पढ़ दी है। उनके गांव से 870 लोग चले गए, इनका नंबर 71वां था। यहीं फंसे हैं, अपनी छाती पे कब मूंग दल रहे हैं। पर बढ़िया कविताएं पढ़ी है। पीछे बैठे हुए हैं नागर साहब, बढ़िया संचालन कर रहे हैं। बंजारा जी बैठे हुए हैं, प्रणाम करता हूँ उन्हें। समृद्ध मंच है। मुझे खड़ा किया पंडित जी ने, कहा शिवेंद्र की बात करेगा। देखो मैं ज़्यादा टेंशन की बात करूँगा नहीं, क्योंकि इस लायक अपना चेचिस नहीं है, इसमें है करने की बात नहीं है। जब परमात्मा ने बिना टेंशन पाले अपना चेचिस ऐसा बनाया था, अपन टेंशन पालेंगे तो कहाँ जाएंगे। मैं टेंशन की नहीं अटेंशन की बात करूँगा, ज्ञान की बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि आदमी अपने पास से दूसरे व्यक्ति को वही चीज देता है जो उसके पास हो। ज्ञान मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास आनंद है, देने की कोशिश करूँगा। तमाम बातें पंडित जी कर रहे थे, सरकारें बदली, प्रधानमंत्री बदल गए। देखो कोई अंतर आया हो या नहीं आया हो, एक अंतर आया। पहले सरदार जी बैठे थे, पहले वाला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था, अब वाला चुप नहीं हो रहा है। मोदी जी ने पहला ही भाषण दिया संसद की सीढ़ियों पे माथा टेक के कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे तो फिर शौचालय की जरूरत काय के लिए है। राजनीति इतना कंफ्यूजन का विषय। यहां तक तो बात ठीक थी। उधर देखो आप, राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पे आके कहती है जहां सोच है वहां शौचालय है। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं पालता। अच्छा देखो मोदी जी बहुत कलाकार आदमी है, और उनसे ज्यादा कलाकार तो अपन मालवा का आदमी इतना कलाकार होता है कि गलती से कुएं में गिर जाए तो निकलने से पहले साबुन मांगता है, कब गिर गए तो नहा धो के ही निकलेंगे। अपन इतने कलाकार लोग हैं, देश भर चिल्ला रहा है मोदी जी आ गए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मोदी जी आ गए। आप भरोसे मत रहना, है नहीं, सही कह रहा हूं मैं। अकेले मोदी जी क्या मरे बाप रे, अपन तो इतने चालू लोग हैं कि अपन जा रहे हैं वहां अपन चालू कर दे। 3 इंजीनियर मरे, भारत पाकिस्तान और चीन का ऊपर पहुंचे, यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए, तो हम इंजीनियर अंदर ले लो। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा, पर ये दरवाजा ठीक करवाना टूट गया, इसमें कितना खर्चा आएगा बताओ। दूत ने पहले पाकिस्तान वाले से पूछा तू बता रहे रहीम खर्च कितना आएगा। वो बोला महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपये का। तो कैसे, तो क्या 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। अब दूत ने उस चीन वाले से पूछा तू बता रहे चिंग पांग चो खर्च कितना आएगा। वो बोला महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपये का। तो कह कैसे, तो क्या 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल और 4,000 मेरे। अब अपने भारत का पुरुषोत्तम अपनी मस्ती में ही खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है। दूत ने उससे पूछा क्यों रे पुरुषोत्तम तू बता खर्चा कितना आएगा। पुरुषोत्तम बोला देखो महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपये का। क्यों भाई 29,000 का कैसे आएगा, तो क्या 10,000 तो तेरे। ताली गलत जगह बजा दी, बात समझ में आए तो ताली बजाना। दूत ने बोला तू बता रहा पुरुषोत्तम खर्चा कितना आएगा। पुरुषोत्तम बोला कि 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा, अपने को करने की क्या जरूरत है।
टेंशन पाल रहे हैं? मेरे को मालूम है आप सब बढ़िया सुनते हो, कवि सब बढ़िया है। पवार जी तक कवि सम्मेलन पहुंचेगा। इस मंच पर देखो आप ध्यान से, दो ही नौजवान कवि हैं, एक मैं और आदरणीय पवार जी हैं। नहीं सही कह रहा हूं, दो ही के कोट महंगे हैं। इस मंच पे हम दो ही नौजवान कवि हैं, दो नौजवान हैं, बाकी तो ये सब आजवान है। आप देखो बढ़िया, देखो आप कवि सम्मेलन, मैं जानता हूँ आप अच्छा सुनते हो, ये कवि बढ़िया पढ़ते हैं और मेरे को मालूम है कि जिसकी जैसी आदत होती है हो ही जाती है। ये आदत के मामले ये तो हम अच्छा पढ़ते हैं, हमारी आदत में। मैं तो हमारे जैन साहब ने कविता पढ़ी, इनकी उज्जैन में कपड़ा मार्केट में दुकान है कपड़े की थान की, दिन भर कपड़े फाड़ते हैं, आदत पड़ गई। वही काम रात के 1:30 बजे घर पे चालू कर दिया। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, घरवाली ने एक दिख खींच के 1 मीटर 2 मीटर के चक्कर में मेरी पूरी साड़ी फाड़ के रख दी। ये आदत के मामले हैं। इधर देखो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, बढ़िया ड्यूटी दे रहे हैं, पुलिस वाले सब बढ़िया है, लेकिन इनके भी लक्षण खराब हैं। नहीं सही कह रहा हूँ मैं। आज देखो चौराहे पर ड्यूटी लग गई हेड साहब की, ट्रैफिक में दिन भर एक ही काम, आने दे जाने दे, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। एक हेड साहब की आदत पड़ गई, यही काम रात की 2 बजे घर पे चालू कर दिया। चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। घरवाली ने एक दिख कान के नीचे, मैं तो कब से ही साइड में हूं, तू नो एंट्री में घुसा चला आ रहा। ये आदत के मामले। माइक भगवान कसम बहुत अच्छा है, इसका अगले साल का पेमेंट भी नागर साहब अभी करवा दो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ ये भी लड़ावत का ही है ना, नहीं है, पर मान ले तू यहाँ का है, पर तेरे भी लक्षण खराब है, मालूम है मेरे को। देखो आप ये माइक लगाते थे, एक ही काम करते, माइक वाले ने माइक लगाया, हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक। ये भैया की आदत पड़ गई, यही काम आज से 8 दिन पहले रात की 3 बजे घर पे चालू कर दिया। हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक। घरवाली ने एक दिन लात खींच के, खाली चेक ही करेगा कि प्रोग्राम भी चालू होने देगा? इसलिए आप देखो ताली वाली बजाते रहना, मैं ताली से चलने वाला खिलौना हूँ कि हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ। क्यों हास्य वगैरह की बात करते हैं कि हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूँ, और आपके चेहरे पर यह हंसी बनी रहे इसलिए हर वक्त मैं खुद को एक जोकर समझता हूँ। और बहुत लंबी यात्रा करके आपके बीच में ये कवि पहुंचते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है आज की रात सिर्फ चिंतन के अलावा। ये वही बोलते हैं जो सामने बैठी जनता जनार्दन सुनना चाहती है कि अर्जुन यदि मिल गया तो कृष्ण की गीता हो जाएगी, व्यथा हृदय की आंख में पावन सरिता हो जाएगी, और आंख में पावन सरिता हो जाएगी। और आपके लायक यदि हमें भी कुछ कहना आ गया तो एक पंक्ति में ही हमारी संपूर्ण कविता हो जाएगी। है मत करो, ताली बजाओ। क्या है, मैंने कहा ना, देखो अपने हाथ सब का, ये राजनीति की बात कर रहे, मोदी जी इतने कलाकार आदमी है। आप देखो बाबा बैठे हैं, रामदेव बाबा वहाँ बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, पवार जी भी गए थे उनके आंदोलन में, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। आप विश्वास मानना, रामदेव बाबा और मेरी कट्टर दुश्मनी, बिल्कुल कट्टर दुश्मनी, क्योंकि आज से 6 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानना, मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी। अब बाबा जी दिल्ली में बैठकर चिल्ला रहे, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी क्या पिताजी का इलाज चल रहा है, जो वापस लाओ? बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया, और आप कह रहे हो कि वापस लाओ। यहाँ तक ठीक दुश्मनी, दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी की वही बात आप तक पहुंचे तो ताली बजाना। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ, बाद में कहने लगे कि इसको सार्वजनिक करो। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। आप देखो मोदी जी ने काला धन निकाला 8 नवंबर की रात की 8 बजे, टीवी पे आकर बोले, भाइयों और बहनों, आज की रात 12 बजे बाद 1000 और 500 के नोट
लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बताओ काला धन कहाँ से निकला? इन महिलाओं के पास से। है नहीं, सही कह रहा हूँ, तुम्हारे भी यही माजने हैं। मैं तो 7 नवंबर को कवि सम्मेलन में जाने लग गया, तो मैंने मेरी पत्नी से कहा देख मेरे पास पैसे नहीं है, एटीएम से निकालना पड़ेंगे, तू 1000-2000 रुपये दे दे मेरे खर्चे के लिए। बोली भगवान सोगन मेरे पास तो झेर खाने के पैसे नहीं है। मैंने कहा देवी ये पैसे तू मेरे से ले ले, तकलीफ मत उठा। मैंने जैसे तैसे एटीएम से पैसे निकाले, बाहर गया। 8 को कवि सम्मेलन करा, नोट बंद हो गए। 9 को कवि सम्मेलन करा। 10 तारीख को जैसे ही घर आया तो आंगन में बैठी हुई पत्नी जोर जोर से मेरे को देख के रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ? पेट दुख रहा है कि तबीयत खराब है, क्या हो गया? तो आपको मालूम ही नहीं है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? तो को मोदी जी ने नोट बंद कर दिए। मैंने कहा तेरे को काय का टेंशन, तेरे पास तो झेर खाने के पैसे नहीं थे। तो क्या नहीं मेरे पास तो 500 के 35 नोट और 1000 के 85 नोट पड़े हैं। आपने तो हे कर दिया, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा कि 8 तारीख को नोट बंद हुए, 7 तारीख को तेरे पास जेल खाने के पैसे नहीं, 8 तारीख को 9 तारीख को मैं घर पे नहीं। पैसे आए कहां से? बोली कि मेरे बाप ने दिए। मैंने कहा चलो तेरे बाप ने इतना पैसा तो शादी में ही खर्च नहीं किया था। अपन तो इतने कलाकार लोग हैं, अपन मालवा के लोग हैं। देखो मैंने कहा ना, मालवा का आदमी एक्स्ट्रा एडवांस होता है। सरकार ने योजना चलाई बेटी बचाओ अभियान, हम तो वो लोग हैं जो गलतियों में खुशी ढूंढ लेते हैं। शिवराज सिंह जी ने योजना चला दी बेटी बचाओ अभियान, जिसके घर में 2 लड़कियां हैं 25,000 रुपये इनाम देगी। मेरा एक मित्र रहता है संजावता में, उसके एक लड़की पिंकी, उसको टेंशन हुआ कि 2 होती तो 25,000 रुपये मिल जाते। उसने उसके घरवाली से कहा देख तू बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ तो क्या कि आज से 5 साल पहले पचोर में मेरे से एक गलती हो गई थी। अब तू अगर कहे तो मैं उस गलती को ले आऊं। तो एक तो अपनी पिंकी, एक ये गलती हो गए तो 25,000 रुपये मिल जाएंगे। उसकी घरवाली ने 1 घंटे तक रोना पीटना मचाया। उसके बाद में उसको समझ में आया कि इन्होंने गलती की, मान ली तक मैं जाओ ले आओ। मेरे मित्र ने गाड़ी स्टार्ट की, पचोर गया, गलती को निलाया धुलाया, लेके और पत्नी से बोला कि देख मैं इसको ले आया हूँ। अब एक तो अपनी पिंकी, एक ये गलती हो गए 2। किसी का बाप अपने को 25,000 रुपये लेने से नहीं रोक सकता है। तू बुला पिंकी को। उसकी पत्नी बोली कि उसको तो ले गए कि कौन ले गए? तो जिसकी गलती थी खुजलेर वाले ले गए उसको। तो हम तो वो लोग हैं जो गलतियों में खुशी ढूंढ लेते हैं। पर मैं मंच पर खड़ा हूँ तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ समर्थन करना कि ममता को छोड़ वासना के स्पर्श पर आ गए, मर्यादित लोग अश्लीलता के निष्कर्ष पर आ गए। वो पंक्तियां तब निवेदन करता हूँ जब इस मंच पर माइक पर खड़े होते हैं तो माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, उस माँ की वंदना करते हैं जिसके हजारों नाम है। जब हम वंदना करते हुए कहते हैं कि हे माँ वागीशा ज्ञान दे, शुक्ला शारदे, वागेश्वरी वाचस्वरी, सनातनी पारायणी, स्वयंभुवी, कादम्बरी, हीरा गीरा, केलीवती, जयवती, सरस्वती, ज्ञानम देही, स्मृतिम देही, विद्याम विद्याई देवते, प्रतिष्ठाम देही, कविताम देही, शक्तिम बुद्धि प्रबोधिकाम के उन्नत माँ की वंदना करते हैं। तब पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, समर्थन कीजिएगा कि ममता को छोड़ वासना के स्पर्श पर आ गए, मर्यादित लोग अश्लीलता के निष्कर्ष पर आ गए और इतना गिरा दिया कविता के मोल को हमने 4 तालियों के लिए अर्थ से फर्श पर आ गए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अच्छा आप मेरे को सुनने में लोड मत ले, आप मेरे को इस तरह से सुनो जैसे मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूं। 10 का नोट, और आप बुद्धिजीवी लोग हो, अच्छी तरह समझते हो 10 का नोट कैसा भी हो, फटाओ टूटाओ टेप लगाओ चली जाता है। ये हमारे जानी भैया को ध्यान से सुनना, ये 1000 का नोट है नहीं, सही कह रहा हूं मैं। आधी रात को कभी भी बंद हो सकता है। अच्छा इधर देखो आप मुकेश मोलवा को, इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि 10 का सिक्का रखा हुआ है। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये असली है कि नकली है। लेकिन मोदी जी ने कह रखा है जो इसको नकली मानेगा उस पर केस किया जाएगा। इधर बैठी है सबिया असर जी, नीली साड़ी में, ऐसा लग रहा है जैसे कि नया 500 का नोट फंसा हुआ है। लोग देखने को ही मरे जा रहे हैं। इधर प्रेरणा ठाकरे जी के गुलाबी गाल देखो तो ऐसा लगता है कि 2000 का नोट यहाँ फंसा हुआ है। अरे और अगली बात समझ में आए तो ताली बजाना।
2000 के नोट की दिक्कत खाली एक ही है कि इसका छुट्टा नहीं मिल रहा है। तो आप देखो ताली वाली बजाओ, ये हमारे पंडित जी कहते हैं लड़के बिगड़ रहे, लड़के बिगड़ रहे। आप विश्वास मानना, आजकल लड़के बिल्कुल नहीं बिगड़ रहे, आजकल बिगड़ने का काम ऊपर से चला आ रहा है नहीं? सही कह रहा हूं मैं? आशाराम बापू, नारायण दत्त तिवारी और अगले नाम पे तालियां ज्यादा बजना चाहिए क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, उनकी हालत यह है कि उनको सोनिया जी भेजती तो राहुल जी का ब्याह कराने के लिए है, पर वो राजा जी खुद का ही करके आ जाते हैं। इधर देखो आप, हमारे काका जी बैठे हैं, 70-72 की उम्र लग रही है, सीधी सरल रेखा प्रेरणा ठाकरे जी से मिला रखी है। काका जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके इस उम्र में ये जलवे हैं तो जवानी में तो भगवान जाने क्या करा होगा। अरे प्रेरणा जी को आया आधा घंटा हो गया, आधा घंटे में काका जी ने 6 बार चश्मा निकाला, पोछा वापस लगाया। आप इतनी ध्यान से देखोगे तो वापस मोतियाबिंद हो जाएगा। अच्छा इन्होंने जो किया, इनके लिए 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर ठीक पढ़ दूं काका जी के लिए तो ठीक तालियां बजाना कि चश्मा पोछ पोछ कर सिग्नल मिला रहे हो, कि चश्मा पोछ पोछ कर सिग्नल मिला रहे हो, पर ये वाईफाई नहीं है। आप खुद को दिग्विजय सिंह समझ रहे हो, पर ये अमृता राय नहीं है। अच्छा हम तो नए लड़के, हमको दूसरों का पाप पुण्य भोगना है। ये हमारा नागर जी को देखो, इनकी भी उम्र 70-72 के आसपास ही है नहीं? सही कह रहा हूँ? डेंटिंग पेंटिंग ढंग की है तो 55 के नजर आ रहे हैं। ये डेंटिंग पेंटिंग में लगे हुए, मैं जानी भैया और नागर जी तीनों खड़े हुए। एक दिन भगवान प्रकट हुए, बोले आज तुम्हारा फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया, भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का समय तुमको इसके साथ रहना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए? भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर जानी बैरागी जी का नंबर आया, इनके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले जानी बाकी का समय तुमको इसके साथ रहना है। बैरागी जी बोले महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से गुनाह किए? भगवान बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर हमारे मंच के आसाराम जी, मतलब वो नागर जी का नंबर आया, इनके लिए भगवान ने एक 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा महाराज ये नागर जी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए? भगवान बोले नागर जी के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। जिंदाबाद ज्वाला जी, एक बार जोरदार ताली बजा, मजा आया। एक बार जोरदार तालियां यहाँ से वहां तक जरा है, स्वागत है। ये स्थितियां हैं। देखिए मोदी जी की बात हमारे जैन साहब ने की थी, बंजारा जी बैठे हैं मंच पर, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। पिछले दिनों आपने गुजरात चुनाव देखे, उसमें एक व्यक्ति आया निकलकर, मणिशंकर अय्यर, जिसने ये कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नीच है। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं हुई कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कहा, मुझे तकलीफ इस बात की हुई, 4 पंक्तियों पर समर्थन करना गंभीरता के साथ। तकलीफ इस बात की हुई कि एक बड़ी पार्टी का बड़ा नेता जो केंद्रीय मंत्री रहा हो, उसकी भाषा इतनी सड़क छाप हो गई कि देश के प्रधानमंत्री को नीच बोले। तो 4 पंक्तियों में मैंने मालवा की तरफ से जवाब दिया। अगर जवाब ठीक दे दूं कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा, और अगर मालवा का जवाब हो तो जितने लोग यहाँ से वहाँ तक बड़ी संख्या में बैठे हैं, पूरा सदन दोनों हाथ पर उठाकर ताली बजाकर मेरी बात पर मोहर लगाना कि मैंने जवाब ठीक दिया। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नरेंद्र मोदी नीच है, तब मैंने 4 पंक्तियों में जवाब दिया कि संसद में अश्लीलता की नुमाइश लगते हो तुम, कि संसद में अश्लीलता की नुमाइश लगते हो तुम, किसी तवायफ के ठुमके की फरमाइश लगते हो तुम, और मर्यादा तोड़ तुमने कह दिया किसी को नीच, तो किसी नाजायज तहजीब की पैदाइश लगते हो तुम, किसी नाजायज तहजीब की। लेकिन मैं इतनी जोर जोर से बोलता हूँ, मेरे हाथ पैर काबू में नहीं रहते हैं, क्योंकि इस लायक अपना चेचिस नहीं है। ये तो हमारा आदरणीय पवार जी बैठे हैं, मुकेश भाई बैठे हैं, ये बढ़िया वीर रस के कवि हैं। नहीं तो देश में वीर रस के कवियों की हालत खराब है। माइक पे आते और सीधे एक ही बात कहते हैं, नवाज शरीफ तेरे
पाकिस्तान में आग लगा दीजिए। मैंने कहा तेरी बीड़ी बुझ गई, वही जला ले आग पहले। जबरदस्ती टेंशन पाल रहे हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मैंने कहा कि क्यों रे, जब ये अपना है तो फिर चिल्लाने की क्या जरूरत, अपना है तो है। मेरा मानना यह है भाई साहब कि अपने घर में अपने पिताजी हैं। तो अपन रोज सुबह उठ के कॉलोनी में मोहल्ले में चिल्लाते हैं क्या कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं? नहीं चिल्लाते। अपन रोज सुबह उठ के चिल्लाते, पड़ोसी का शक हो जाए किसके हैं भी क्या नहीं है। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। मैंने कहा ना अपने आप सब काम प्रकृति से होता है। आप देखो, आप किसी से भी कोई प्रश्न पूछो, वो उसके पेशे के हिसाब से जवाब देता है। मैंने यहाँ संडावता में एक डॉक्टर साहब से पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? अब कविता का आनंद लेना, हास्य व्यंग की और भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भूमिका व्यंग की बनाई, व्यंग तक पहुँचता हूँ। मैंने पूछा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? डॉक्टर साहब बोले पत्नी आयुर्वेदिक दवाई है जो धीरे धीरे असर करती है, लंबे समय चलती है और इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है। क्या इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है? लेकिन प्रेमिका एलोपैथिक दवाई है जो सीधे रिएक्ट करती है, असर तुरंत करती है पर साइड इफेक्ट करती है। मैंने यही प्रश्न पुलिस वाले से पूछ लिया। मैंने कहा हेड साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? अच्छा, पुलिस वालों का मामला बड़ा खतरनाक है। आपके यहाँ में मेला लगा, एक वजन तोलने की मशीन आई, एक छोरी आई जिसको एग्जैक्ट वजन की जरूरत, उसने नेवी में फार्म भरा, लड़की मशीन पर चली, सिक्का डाला, वजन आया 51 किलो। उसने बैग अलग रखा, फिर सिक्का डाला, वजन आया 50 किलो। फिर उसने सैंडल अलग रखे, फिर सिक्का डाला, वजन आया 49 किलो। फिर उसने दुपट्टा और जैकेट अलग रखा, फिर सिक्का डाला, वजन आया 48 किलो। अब वो उतर के जाने लग गए थे, हेड साहब दौड़े दौड़े आए कि भाई तू काम चालू रख, सिक्के बहुत है मेरे पास। ये स्थितियाँ है। देश के संस्कार कहाँ जा रहे हैं? देश के संस्कार कहीं नहीं जा रहे। जब अपन ही कहीं नहीं जा रहे, देश के संस्कार कहाँ जाएंगे? अपन यहाँ है, अपन तो अपने संस्कार यहाँ है। अपने यहाँ तो आप देखो, अपन तो मालवा के संस्कारी लोग हैं। उधर मेरा एक मित्र रहता है कर्नाटक में, नई शादी हुई, पहली रात में पत्नी से बोला कि देख मैं 21वीं सदी का नौजवान हूँ, पहली रात में सब सही बताता हूँ। मेरी कॉलेज के ज़माने में 3-4 लड़कियों से दोस्ती रही, कभी वो घर वर आए तो टेंशन मत पालना। वो नई लाड़ी ने झट गर्दन हिला दी। फिर उसने कहा देख मैं भी, तेरी भी कॉलेज के ज़माने में किसी लड़के वड़के से दोस्ती रही हो तो बेहिचक के दे, मैं 21वीं सदी का नौजवान हूँ। वो नई लाड़ी कुछ भी नहीं बोली, उसने पर्स खोला और एक पोटली निकाल के रख दी। लड़का बोला कि ये क्या है? तो खोल के देख लो। लड़के ने पोटली खोली तो उसमें से इतने सारे चने निकले, 70-75 और एक 50 का नोट। लड़के ने पूछा कि ये क्या है? लड़की बोली देखो जी, मेरी तो कॉलेज के ज़माने में जब भी किसी लड़के से दोस्ती होती थी, मैं उसके नाम का एक चना रख देती थी। लड़के का दिमाग खराब कि ये तो 70-75 चने हैं। तो क्या हाँ, तो क्या ये 50 का नोट, तो क्या इसमें से आधा किलो चने परसों भेज भी तो दिए। ये स्थिति, आप ताली वाली बजाओ। मैंने वही प्रश्न एक हेड साहब से पूछा, मैंने कहा हेड साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? हेड साहब बोले कि बड़ा ही खतरनाक केस है। पत्नी वर्दी है, प्रेमिका सिविल ड्रेस है। वर्दी में रोब झड़ता है, सिविल ड्रेस में हाथ जोड़ना पड़ता है। अरे पत्नी मासिक पगार है जिसमें रिश्वत पर बैन होता है, और प्रेमिका रिश्वत है, इसे वही लेता है जो ट्रेंड होता है, और सावधानी से नहीं ले तो आदमी सस्पेंड होता है। लेकिन अतुल वाला कहता है कि पत्नी पत्नी होती है, पत्नी घर की लक्ष्मी, घर की शोभा होती है। अरे पत्नी रूठ जाए तो जीवन के रंग और रंगीनियाँ रूठ जाती है, और प्रेमिका के चक्कर में अच्छी भली गृहस्थी टूट जाती है। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं नागर जी, आपने बढ़िया इन श्रोताओं के बीच में बुलाया, तो एक कविता में विशेष पढ़े बिना तो मेरा बाप नहीं हटे यहाँ से। स्वागत है, स्वागत आप है। एक बार ताली बजाओ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं हास्य व्यंग की बात मैंने की, जो मेरा कर्तव्य था, क्योंकि पेमेंट लिफाफा उसी का मिल रहा है नहीं? सही कह रहा हूँ मैं। जो नागर जी ने कहा था वो काम मैंने कर दिया। लेकिन आप एक बार ताली बजाकर आदेशित करें। मैं एक कविता विशेष पढ़ना चाहता हूँ कि पिता होते क्या हैं। पहली बार आपके शहर में आया हूँ, कविता सुनिए कि पिता होते क्या है। हमने बुजुर्गों पर टिप्पणी की,
आपने इतनी देर मुझे सुना, 2 मिनट बस गंभीरता से सुन लीजिएगा कि पिता होते क्या हैं। हमने बुजुर्गों पर टिप्पणी की, काका जी पर टिप्पणी की, यह हास्य व्यंग्य की बात थी, लेकिन इस बुजुर्ग पीढ़ी का सम्मान क्यों करना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जरा मुझे ताली बजाकर बताइएगा कि मालवा में किस तरह से कविता सुनी जाती है। क्यों इस बुजुर्ग पीढ़ी का सम्मान करना चाहिए कि संवेदना मर गई या जिंदा है, यह सवाल जरूरी है। अपनी भी इमारत खंडहर होगी, ये ख्याल जरूरी है। और इनको देखकर लगता है कि हम जागीरदार हैं शहर के, ये पुराने महल है, इनकी देखभाल जरूरी है। कविता के नाम पर आपकी तालियां कमजोर है। मैं आपकी तालियों को थोड़ा सा और मुखर करना चाहता हूं और एक कविता पढ़ता हूं कि पिता होते क्या है। बस अब मालवा में जिस तरह से कविता सुनी जाती है वैसी तालियां बजाइएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरा मानना यह है कि दुनिया में वह व्यक्ति सर्वाधिक धनवान है जिसके घर में उसके पिता जीवित हैं। ताली बजा दो, हैं क्या कर रहे हो। अब पंक्तियां सुनिएगा कि पिता होते क्या है। चौथी पंक्ति पर आपकी तालियां मुझे ये बताएगी कि मुझे कविता किस तरह पूरी करना है कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूँ, कुछ भी बन जाऊँ दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। माफ करना, मालवा में इस तरह से कविता नहीं सुनी जाती है। तालियां आपकी कमजोर है कविता के नाम पर। 25 चुटकुले और हाथ पर लिखे हुए हैं वो मैं सुना सकता हूं, लेकिन पवार जी तक यह कवि सम्मेलन पहुंचना है। मैं अपनी वाणी को मुखर करता हूं, आप तालियों को मुखर कीजिएगा कि मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियाँ याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। और 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूँ जिनको लिखते वक्त मैं रोया था। दावा तो नहीं करता, लेकिन एक विश्वास है कि अगर आपने मन से सुना तो आपकी भी पलकें गिली होंगी। 80% लोगों का एक दर्द पढ़ता हूँ। एक दृश्य अधिकतर लोगों ने बचपन में देखा होगा। पंक्तियां सुनिएगा, मैंने मेरे जीवन में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा कि मुझे अब भी भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं, उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। और किसी को अपने पिता से कोई शिकायत हो तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, शिकायत दूर कर लीजिएगा। एक टिप्पणी साथ ले जाइएगा। नव संवत्सर का कार्यक्रम है, आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। किसी को अपने पिता से कोई शिकायत हो तो एक टिप्पणी सुन लीजिए। मेरा मानना यह है कि अगर राजा दशरथ ने अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, पर भगवान कभी नहीं बनते। बस इसी भाव से पंक्तियां सुनिएगा। और पिता से कोई शिकायत हो तो दूर कर लीजिएगा कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं। मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। और अंतिम पंक्तियां साथ ले जाइएगा तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा कि अपनी जड़ें मत काटो, कोई फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़, कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।